सो गाइस, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बीएसई लिमिटेड इस रिस्ट्रिक्शन जोन पर कंसोलिडेट कर सकता है अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज ना रहे। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह 2620 2520 ये रेंज के बीच में आपका कंसोलिडेशन चला, ये आपके फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन थे और जिस जोन पर आप अभी हो ये भी आपके फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन है 2780 एंड 2840। अब यहां पे हमको चाहिए क्या, मार्केट पर आता है। पहले मैं आपके साथ सब चीजें रख देता हूं, उसके बाद फिर चार्ट पर डिस्कशन करेंगे। और साथ में एक चीज और, आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट थी कल के दिन उन सभी को मैं आज एक एक करके आज के दिन जितने भी मेजॉरिटी वीडियोस रहेंगे उनके वीडियोस के आखिर में आपकी सभी रिक्वेस्ट के टॉपिक्स डिस्कस हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। ये है आपका सेंसेक्स का चार्ट। आपको क्या नजर आ रहा है कि इस समय मार्केट ना दोनों रिस्ट्रिक्शन पॉइंट के बीच में है, 83,200 एंड जहां पर मार्केट अभी है लगभग 84,800। ये दोनों रिस्ट्रिक्शन जोन है। रिसेंटली ही मार्केट ने 6 महीने लंबा कंसोलिडेशन तोड़ा है, जस्ट रिसेंटली ही। अब मार्केट को यहां पर चाहिए क्या? अब मार्केट आपको दिखा क्या रहा है कि अभी भैया मैंने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपके रिस्ट्रिक्शन जो है ना मार्केट के, उस पर मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं। बिल्कुल उसी तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो बीएसई लिमिटेड के चार्ट से, जो अगर आप रेगुलर बेसिस पर समझ रहे हो चैनल पर, ठीक है। अब मार्केट को क्या चाहिए, यहां पर देखो, व्हाई अ फेड लिक्विडिटी वेव मे बी कमिंग एंड व्हाट इट मींस फॉर मार्केट्स। फेडरल रेट कट मार्केट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। इन्फ्लेशन डाटा, यूएस डाटा, आज की डेट में इस पर बहुत बातचीत सुनते होंगे आप मार्केट के अंदर कि इन्फ्लेशन डाटा क्या कह रहा है, रेट कट होगा नहीं होगा। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ना इतने झंझटों में घुसने की चीज है ही नहीं भैया, कि मैं रेट कट भी देखूं, मैं फेडरल का भी देखूं, मैं यूएस का फाइनेंशियल डाटा भी देखूं, उसका मैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डाटा भी देखूं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इतना कुछ झंझट में घुसने की जरूरत नहीं है। पर जब आप शॉर्ट टर्म में काम करते हो ना, आपको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। अब एक बार इस डाटा को देखो, प्रेजेंट जो पॉइंट्स आपके हैं यूएसए से रिलेटेड, वो ये है। पहली बात, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन जो कि पोटेंशियली शायद अब ओवर हो चुका है, जो कि एक स्टिमुलस दे सकता है वापस से मार्केट लिक्विडिटी को, ठीक है। दिस लिक्विडिटी इंजेक्शन अलोंगसाइड द फेड्स डिस्क्रीट टेक्निकल ईजिंग कुड बूस्ट इक्विटीज बट रिस्क रीइग्नाइटिंग इन्फ्लेशन कंसर्न्स। इन्फ्लेशन कंसर्न अभी भी बना हुआ है, ठीक है। बैंक रिजर्व्स और यूएस का मार्केट करेक्शन, ये चीजें अभी भी आपको टेंशन दे रही हैं। इस सब का कंक्लूजन निकलता है आपके यूएस फेड रेट कट से, जिसकी परसेंटेज जो है रेट कट होने के दिसंबर के महीने में वो भी कम हो रहे हैं। रिसेंटली ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। फर्दर और ब्रेकआउट देने के लिए आपको चाहिए कुछ पॉजिटिविटी। ऑल्दो एनडीए बिहार में रिटेन कर गई, उसकी पॉजिटिविटी पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट में नहीं मिली, क्योंकि मार्केट उसकी उम्मीद पर पहले ही बड़ा ब्रेकआउट दे चुका था। अब मार्केट को और ब्रेकआउट देने तो भैया कुछ और पॉजिटिव लेकर के आना पड़ेगा, वो है फेडरल रेट कट, सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज। अब बीएसई लिमिटेड जो कि चार्ट पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, आपको पता ही है, उसके लिए सेबी क्या कर रहा है, एफआईआईज को इंडियन मार्केट में वापस लेकर के आने के लिए नए रिफॉर्म्स लेकर के आ रहा है, ताकि इंडियन मार्केट में एफआईआईज वापस से एंट्री कर सके। और लगातार एफआईआई सेल ऑफ कर रहे हैं, लगभग 10,000 करोड़ के ऊपर का सेल ऑफ एफआईआईज नवंबर के मिड में कर ही दिया है। मतलब लगभग 14 दिनों के अंदर एफआईआईज ने लगभग 12,000 करोड़ के आसपास का सेल ऑफ कर दिया है, ठीक है। अब इन एफआईआईज को वापस लेकर के आने के लिए सेबी नए रिफॉर्म लेकर के आ रहा है, जिसमें एक रिफॉर्म आपका आया था अक्टूबर मिड में। क्या था वो रिफॉर्म? निफ्टी लॉट साइज, ठीक है। लॉट साइज जितना कम रहेगा उतनी लिक्विडिटी मार्केट में ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। अब ये रिफॉर्म तो आते रहेंगे। आज के दिन कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग भी है, हमने इस डेट को नोट कर रखा है पहले से ही। सेल ऑफ कितना है? 3 लाख इस समय बायर है और 5,66,000 सेलर है, यानी बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस अभी इतना बड़ा नहीं है जो पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा था। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बीएसई लिमिटेड इस समय बेयरिश है। 72.2 का आपका आरएसआई है, 73.1 का आपका एमएफआई। टेक्निकल्स बेयरिश आपके। और वीडियो के आखिर में जो आपकी रिक्वेस्ट है एटीसी एनर्जी सिस्टम, इसको यहां पर समझेंगे। अब आते हैं आपके चार्ट पे, ठीक है। तो अभी तक बीएसई लिमिटेड में पिछले 3 महीनों में क्या हुआ है, एक एक रिस्ट्रिक्शन पर आकर के स्टॉक ने क्या किया है, कंसोलिडेट किया है।
और हर रिस्ट्रिक्शन के कंसोलिडेशन के आखिर में जब भी आपको ब्रेकआउट मिला है, मार्केट में कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज रही है। यानी बीएससी इस समय क्या कर रहा है, 2840 और 2740, एक मिनट, गिव मी 1 सेकेंड, 2780 है शायद से, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, 2780 है। अगर आप रेगुलर हो तो आपको याद ही होगा कि यही दो लेवल्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन में आपको पहले भी यहां से एक ब्रेकडाउन मिल चुका है, बड़ा ब्रेकडाउन, क्योंकि तब आपके पास जेन स्ट्रीट की न्यूज थी, नेगेटिव न्यूज थी, तो वहां पर आपको ब्रेकआउट्स नहीं मिल पाए थे। अभी की कंडीशन ये है कि हमारे पास कोई न्यूज ही नहीं है, ठीक है, अभी हमारे पास कोई न्यूज नहीं है, बट कोई भी न्यूज आती है जिस तरह से आपको ब्रेकआउट्स मिले हैं पहले 2340 पे, 2470 से, ऐसी ही कोई न्यूज अगर आ जाती है ना आपके पास में, तब ये ब्रेकआउट आपको जाएगा अबव 2900, ठीक है, अबव 2900। और 2840 के बाद का जो आपका रिस्ट्रिक्शन आता है बीएससी लिमिटेड में, वो है अराउंड 295060 के आसपास का, 2950 या 2960 के आसपास का नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है। तो अब आप यहां पर क्या समझ पा रहे हो, आप देख रहे हो कि बीएससी में एक गैप यहां पर बना हुआ है, ठीक है। आपको याद होगा आज से लगभग 1.5 महीना पहले सिमिलर गैप आपका बना था 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 222 पे, गिव मी 1 सेकेंड, 222 यहां पर कहीं पे आपका 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक गैप बना था, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह अभी बना हुआ है। और इस गैप को फिल करने के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पर बीएससी लिमिटेड करेक्ट हुआ था यहां पर, ठीक है। अब सिमिलर गैप यहां भी है, आपके पास कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है बड़ा। सो अगर यहां पर ये गैप को फिल करने के लिए बीएससी आता भी है, तो क्या ये गिरावट है? नहीं, इसको हम कहते हैं करेक्शन। कोई भी गैप फिल करने के लिए नीचे आएगा ही आएगा अगर आपके पास पॉजिटिव न्यूज भी नहीं है, नेगेटिव न्यूज भी नहीं है। इसको जस्ट एक करेक्शन कहते हैं जो सेंटीमेंट से क्रिएट होती है। सो अगर बीएससी लिमिटेड गिरावट पे आता भी है, करेक्शन पर आता भी है अराउंड 2680 और सस्टेन कर जाता है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस गैप को फिल करने के लिए बीएससी इतनी करेक्शन देगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, वो आपको यहां पर एग्जिट होते अपने आप ही दिख जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हो बीएससी लिमिटेड में, तो एक्यूमुलेशन एक अच्छा प्रोसेस रहता है। देखो यार, किसी भी बड़े स्टॉक में जो लंबे ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी, जैसे 2000 रुपए 20 पैसे से, सॉरी 2020 रुपए से बीएससी 2840 के आसपास के टारगेट अचीव कर चुका है लगभग 1.5 महीने में। ये टारगेट बड़ा अचीव हो चुका है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और हल्की सी करेक्शन आ रही है, जैसे 200-300 रुपए नीचे आ गया, आप क्या करते हो, आप एक्यूमुलेट करना शुरू करते हो। आप कहते हो भैया और ऐड करूं जो अपॉर्चुनिटीज में पहले खोज चुका हूं। तो अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो क्या करता है, चार्ट को समझता है, न्यूज पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, उसको चार्ट पर रखता है। उसके बाद क्या करता है, और ऐड करने की कोशिश या फिर अपने इवैल्यूएशन शुरू वहां पर करता है। हम बिना चार्ट को देखे या फिर बिना कोई न्यूज को समझे इवैल्यूएशन नहीं करते। एक्यूमुलेशन का एक तरीका होता है। चार्ट पर आपको पता है कि जो आपका मिड बेस है वो 2620 पर है, क्रूशियल बेस 2520 पर है। तो आपको पता है कि अगर आपको ऐड ऑन करना है कोई न्यूज ना आने पर आपके पास क्या लेवल है, आपको पता है कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आती है तो आपके एक्यूमुलेशन के लेवल्स क्या है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के। तो अभी यहां पर कंसोलिडेशन है स्टॉक के अंदर, आपको पॉजिटिव न्यूज चाहिए ताकि आप ब्रेकआउट दे सको, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हर रिस्ट्रिक्शन जोन पर स्टॉक ने बीएससी ने काम किया है अभी तक। तो ये कंडीशन बीएससी लिमिटेड की। अब आते हैं आपके एटीसी एनर्जीज पर, ठीक है। पहले तो इस चीज को नोट कर लो कि स्टॉक एटीसी एनर्जीज जो है एसएमई स्क्रिप्ट में है, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव क्राइटेरिया देता है, ठीक है। और इस कंपनी का मार्केट कैप काफी कम है, मतलब 84 करोड़ का मार्केट कैप है, आपको कुछ भी मिल पाना बहुत मुश्किल रहता है इसके अंदर, ठीक है। और गिरावट बहुत बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है, कहां से, लगभग 80 रुपए से आप इस समय 40 के आसपास हो, लगभग आधा हो चुका है ये शेयर, ठीक है। कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, बिल्कुल वैसे ही जो इसके चार्ट पर दिख रहे हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा जूम इन करते हैं। यह है कंपनी का रिवेन्यू, 25 करोड़ के रिवेन्यू से कंपनी आज की डेट में 12 करोड़ के रिवेन्यू पर आ चुकी है, यानी कि रिवेन्यू भी कंपनी का आधा हो चुका है। ओपीएम परसेंटेज भी कंपनी का 28 और 36% से गिर करके 16% हो चुका है। कंपनी के प्रॉफिट भी 5 और 5.77 करोड़ से गिर करके
0.61 करोड़ के हो चुके हैं। यानी कि हर तरफ से रेवेन्यू भी, प्रॉफिट भी, ओपीएम भी, हर तरफ से कंपनी गिरती ही चली जा रही है। अब इस गिरावट में आपको रीजन भी मिलेंगे। पहला, कंपनी का फाइनेंशियल अपने आप में रीजन है, यानी कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है। दूसरा आपके पास में आता है गिरावट में आपके एफआईआईज ने सेलिंग पूरी की पूरी कर दी है। 6.29% से अब एफआईआईज बचे हैं 0%, यानी एफआईआईज पूरा बेच करके यहां पर चले गए हैं। और अगर आप यहां पर देखो, जितना माल एफआईआईज ने बेचा है उसका लगभग 5% आपकी पब्लिक ने ही खरीदा है, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहती है छोटी कंपनीज पर कि कुछ बड़ा मिल जाएगा कल को, क्या पता, और पता चले कंपनी कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है तो कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, वेयर एज डीआईएस ने भी थोड़ी बहुत बाइंग करी है। अराउंड 1.10% का स्टेक जो है वो डीआईएस ने भी खरीदा है सितंबर 2025 में। अब आपको यहां पर यह देखना है कि कंपनी इसी तरह से अगर डिसेंडिंग ग्रोथ दिखाती है तो भैया दूर रहो। अगर एफआईआईज एंट्री कर पाते हैं तो आप क्या करो, एफआईआईज के साथ में एवरेजेस करो, और जब तक एफआईआईज रैली दिलाएंगे तब तक आप अपनी रैली के अंदर अपना एग्जिट करते चलो। इस तरह की स्ट्रैटेजी अगर आप चलाते हो तो आप यहां से बच सकते हो। अदरवाइज आपके एफआईआईज एग्जिट कर चुके हैं, धीरे धीरे डीआईएस भी अगर एग्जिट करते हैं और प्रमोटर भी कहीं ना कहीं निकलना शुरू करें तो ये धीरे धीरे आपको पब्लिक यहां पर फिलअप करती देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी कंपनी का रेवेन्यू नहीं आ रहा है। कंपनी इसी तरह से अगर काम करेगी तो यस, इट कैन बी अ वेरी बैड डे फॉर एन इन्वेस्टर। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।